Hi everyone, welcome back to Curious Affairs and another important video I've gotten for you. बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, साथ में बहुत ज़्यादा फन भी होने वाली है, क्योंकि आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आप इतने सालों से या फिर अगर महीनों की प्रिपरेशन है तो इतने महीनों से गलत कर रहे थे या फिर गलत करने वाले थे। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ बनाई थी, जिसमें पहली वीडियो में मैंने नोटिफ़िकेशन से ही आपको सिलेबस पढ़ के सुनाया था, 15 मिनट के अंदर। आफ्टर दैट आई वाज़ टॉकिंग अबाउट अ प्लान दैट कैन बी फॉर्मुलेटेड कि देखो ये सारी किताबें हैं, ये सारे सेक्शंस हैं, ये सेक्शंस ऐसे-ऐसे पूरे हो सकते हैं। अगर आपने ये दोनों चीज़ें नहीं करी है, आपको देखनी भी नहीं है, क्यों मैं इसका वॉच टाइम बढ़ाऊँ? टोटली अंडरस्टैंडेबल। बट नोटिफिकेशन जाके चुपचाप पढ़ लो। यूपीएससी की नोटिफिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। अबाउट टाइम के एक दिन तुम्हें नोटिफिकेशन से ही उठा के क्वेश्चन आ गया, जो वहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ही पेपर दे सकते हो। क्वेश्चन आ गया, कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज बताओ। तो वेन एवर यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, स्टार्ट इट विद द नोटिफिकेशन, गो टू द प्लान, फॉर्मुलेट अ प्लान कि करना क्या है, कितना टाइम किसको देना है एज पर द मार्किंग स्कीम। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट इन द वीडियो। एंड फिर आप आना यहाँ पर जो ये वीडियो चल रही है सोर्सेज पर, कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो इस वीडियो में बेसिकली आई विल ट्राई एंड ब्रिंग आउट सम सोर्सेज फॉर यू। दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड। मैंने खुद यहीं से ही पढ़ाई करी है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि व्हेन आई वेंट लाइक दिस, इट हेल्प मी अ लॉट थोड़ी सी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में, एट द सेम टाइम उसमें थोड़ी सी यूपीएससी के लिए एक्सपर्टीज लाने में। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट सोर्सेज ना, यहाँ पर जो भी दिया हुआ है पत्थर की लकीर नहीं है, बट इट इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं इससे कुछ बेटर है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, आई विल स्टार्ट रीडिंग इट टू। सो वील स्टार्ट विथ हिस्ट्री गाइस, ठीक है। हिस्ट्री सबसे पहले तो ना, ये मिसकंसेप्शन छोड़ दो कि हिस्ट्री छोड़ के चले जाएंगे सब हो जाएगा। यू आर गोइंग फॉर एन एग्जाम, यू आर ऑलरेडी इन द स्टार्टिंग ऑफ योर ईयर। अभी साल खत्म भी नहीं हुआ है, आप लोग ऐसे सितंबर में भी नहीं है कि अभी से ही सोचने लग जाए क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री को भी ना थोड़ा सा सीरियसली लो। अगर अभी से शुरू करेंगे तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल टाइमली कंप्लीट हो जाएंगे अपने 1 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग। नाउ हिस्ट्री के अंदर आपको पता है कि 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हम 2 पार्ट्स को इकट्ठा डाल देते हैं, एंशंट और आर्ट एंड कल्चर को। यू हैव एंशंट, यू हैव मिडीवल, यू हैव मॉडर्न। अब एंशंट को भी आप लोग ज़्यादा मान्यता देते नहीं हो, द सॉर्ट ऑफ मान्यता दैट इट डिजर्व। बट इफ़ यू हैव टू गो अबाउट अ सिस्टमैटिक वे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ऐसे लाइन में चलती हैं कि एंशंट से मेडिवल पे जाओ, मेडिवल से मॉडर्न पे जाओ, इतनी अच्छी पढ़ाई होगी सब समझ में आएगा। तो अब एंशंट से मेडिवल, मेडिवल से मॉडर्न जाए कैसे? अब अगर डायरेक्टली आर एस शर्मा पे जंप करोगे ना, कुछ नहीं समझ आएगा, सोचोगे कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, जिसमें कि ये बुक बहुत प्यारी है, बट यू स्टार्ट विद एन। अब आपको लगेगा कि 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटीज़ तो बहुत ही बेसिक हो गई हैं। व्हाट यू कैन डू इज़ गिव टाइम टू 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज़। गिव इनफ टाइम टू दीज एनसीईआरटीज़। मतलब अब जो तुम्हारी थीम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाली एनसीईआरटी है ना, उसको आराम से जितना टाइम तुम्हें समझने में लग रहा है, गिव इट दैट मच टाइम, ठीक है। इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव होता है तमिलनाडु की एंशियंट टेक्स्ट बुक, बट यू कैन लीव इट अगर आपको यही तीनों समझ आ गई हैं अच्छी तरह। स्पेसिफिकली फॉर आर्ट एंड कल्चर, अगर आपको स्टार्टिंग नितिन सिंघानिया पे नहीं जाना है और आपको यहीं से ही पढ़ना है, तो यू कैन स्टार्ट विद फाइन आर्ट्स। ये आपको पूरी पूरी आर्ट एंड कल्चर की एक परख बता देगा। जब आप एंशियंट इंडियन पढ़ोगे हिस्ट्री, तो आपको पता होगा कि ये कल्चर में आ सकता है, तो इसको लिख लेते हैं। वंस यू आर डन विद दिस ना, इसी चीज़ को पक्का करने के लिए जाओ अब आर एस शर्मा। और ऐसे नहीं उठाना है कि एक बार 1 घंटे आर एस शर्मा पढ़ रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं एस चंद्र पे आ गया, उसके बाद मैं आ गया हूँ स्पेक्ट्रम पे। नहीं नहीं नहीं, पूरा सीरीज से चलना है। तो जब आप आर एस शर्मा पढ़ के खत्म करोगे, देन कम टू एस चंद्र, क्योंकि दिस इज अ क्रोनोलॉजी राइट, एंशंट से मेडिवल पे, मेडिवल से मॉडर्न पे। इसमें क्या होगा कि आपके दिमाग में ना खुद से सीरीज बन जाएगी, तो जब भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू सिचुएट इट इन दैट सीरीज। तो पढ़ो भी ऐसे कि लाइन से तुम्हें वैसे ही याद रहे। तो थीम 1 से थीम 2 जाएंगे, थीम 2 से थीम 3। वंस इट इज़ डन, दिमाग में मेरे टाइमलाइन बैठ गई है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब मैं जाऊंगी थोड़ी सी एक्सपर्टीज वाली बुक पे, आर एस शर्मा से एस चंद्र, एस चंद्र से स्पेक्ट्रम। यहाँ तक जब मैं चली गई हूँ, तो मुझसे हिस्ट्री में एटलीस्ट जितने भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस यूपीएससी मेरे लिए डालेगी, वो मुझसे हो जाएंगे, मेंस और प्री दोनों। कमिंग टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर ना आपका जो पूरा सिलेबस है दैट इज डिवाइडेड इन इंडियन एंड वर्ल्ड, प्री में भी मेंस में भी। इसके अलावा आपकी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो इन दोनों में ही आ जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटीज़ की, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर वाले केस में तो आप एक्सपर्टीज वाली बुक पे ही चले जाओ, चलो ठीक है मान लिया। ज्योग्राफी के केस में डू नॉट टेक दिस रिस्क एंड स्टार्ट विद एनसीईआरटीज़। बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर जो आपको एक पर्टिकुलर
इमेज के अंदर देके छोड़ रखा है ना, उस पर 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आपने ढंग से ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक्स को टाइम दे दिया, तो आई अश्योर यू कि आपका प्रीलिम्स या मेंस के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो कहीं नहीं गए हैं। वंस यू आर डन विद दिस ना, सबसे पहले तो साथ में इसकी ये ओरिएंट ब्लैक स्वॉन की अपनी आर्टलिस्ट रखना। जैसे ही आपने कुछ भी पढ़ा, आपको लगा अरे मुझे नहीं पता ये सेनेगल का है, जाके ढूंढो सेनेगल का है, एट द वेरी मोमेंट ढूंढो सेनेगल का है। क्योंकि आपको नहीं पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। इस साल यूक्रेन की टेरिटरीज पे क्वेश्चन आया हुआ था, पिछले साल भी बॉर्डरिंग कंट्रीज पे क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये तो पक्का आना है। तो दिस एटलीस्ट थिंग यू कैन नॉट स्किप इट। अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन गो विथ सर्टिफिकेट फिजिकल ज्योग्राफी। ये आप कब जाओगे? जब आपने एनसीईआरटीज कर ली है। अगेन कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी समझने में हेल्प करेगी एंड साथ में थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में हेल्प करेगी। बट एनसीईआरटीज तो गाइज आर मस्ट। नाउ मूविंग अहेड, यू हैव पॉलिटी। अच्छा, इसके अंदर हमने ह्यूमन ज्योग्राफी को छोड़ दिया क्योंकि हम उसे इकोनॉमी के अंदर ही देखेंगे। इकोनॉमी के अंदर ही एक दो सोर्सेज ऐसे होंगे जहाँ पे आपका ह्यूमन ज्योग्राफी भी कवर होता है। अब आप आ गए पॉलिटी पे। जैसे ही आप पॉलिटी पे आ गए ना, इसमें तो आपको दो चीज़ें तो छोड़नी ही नहीं है। सबसे पहली आपकी लक्ष्मीकांत, एंड उससे भी इम्पोर्टेंट आपका बेयर एक्ट या फिर पीएम बख्शी की वो जो छोटी वाली बुक आती है। अगर आपको पॉलिटी का पी भी नहीं पता है तो गो टू दी एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th। कुछ और नहीं पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क तो पढ़ो ही पढ़ो, वहाँ से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। इसके बाद अपना जाओ लक्ष्मीकांत पे। आई टेल यू वॉट, लक्ष्मीकांत का अगर आपने एक एक चैप्टर ढंग से किया है और वो भी बेयर एक्ट के अकॉर्डेंस में किया है, ढंग से पढ़ा है, तो यू कैन एक्चुअली गो थ्रू मोस्ट ऑफ द प्रीलिम्स क्वेश्चंस। बट फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी बिहाइंड इट। जो भी आपको बेयर एक्ट के नीचे दिया हुआ है ना, वो सब ध्यान से पढ़ो। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या होती है कि कभी कभी हम जब सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें नहीं पता होगी। तो इस केस में फॉर मी स्टडी आई, क्योंकि वीडियोज़ यूज टू हेल्प मी, दिस इज़ नॉट अ प्रोमोटरी पोस्ट और एनीथिंग। यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं चल रहा है। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट कैन हेल्प। हर दिन अगर आप एक वीडियो भी देख रहे हो, वो किस लिए देख रहे हो? ताकि थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी में रहे चीज़ें। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ बिन देयर इन लक्ष्मीकांत, उसकी स्टोरी समझने के लिए अगर आप खुद से रिसर्च नहीं करना चाहते हो हर चैप्टर पे, यू कैन ईजिली गो टू स्टडी आई क्यू की अमित कुलारी सर की वीडियोज़ पे। देन यू कम टू इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के अंदर भी सबसे पहले तो बेसिक्स होते हैं आपके, उसके बाद आपका करंट होता है। बेसिक्स और करंट के अंदर डिफरेंस समझो कि इन्फ्लेशन बेसिक है, रेपो रेट बेसिक है। इन्फ्लेशन बढ़ गया है, रेपो रेट कम हो गया है, करंट है। तो ये करंट वाला सेक्शन तो तुम्हारा न्यूज़ से ही क्लियर होगा। सेक्शन नहीं समझ आ रहा है मैम हमें, हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्या दे रखा है, ये क्या बढ़ गया, रेपो रेट क्यों बढ़ गया, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ गया। एट द वेरी सेम मोमेंट गो टू योर फोन, सर्च रेपो रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है। अपने बेसिक्स क्लियर करो न्यूज़पेपर से। अगर आपको अपने बेसिक्स पहले से क्लियर करने हैं तो नेक्स्ट आईएएस की जो इकोनॉमी की हैंडआउट्स आते हैं, दैट कैन हेल्प यू टू हैव अ बेसिक आइडिया एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स दैट यू शुड बी नोइंग। इकोनॉमी का सिलेबस तो वो थोड़ा बहुत आपका कंप्लीट करा ही देंगी इन टर्म्स ऑफ बेसिक। एक बार अच्छी तरह समझ लिया तो गो थ्रू वीडियोज़, शॉर्ट वीडियोज़, गो थ्रू वट एवर रिसर्च यू कैन डू ऑनलाइन। इसके अलावा एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करेगी, बट बस 11th क्लास की। जब ये दोनों चीज़ें हो गई हैं तो अभी ऑब्वियसली बजट आपका आएगा अगले साल अप्रैल में। तब तक तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आराम से बिल्ड हो जाती है कि आपको समझ आने लगेगा कि अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर ये है, अच्छा पीएमआई ये है। अब जब ये सब हो गया है तो यू कम टू बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। बजट आपका प्री के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इकोनॉमिक सर्वे तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वट एवर इज रिटर्न इन इकोनॉमिक सर्वे ना, ये कर लेते हैं गाइज, वो कर लेते हैं गाइज। जो गवर्नमेंट आपको रिकमेंडेशन दे रहा है पॉलिसी की, वही सारी पॉलिसी रिकमेंडेशंस अगर आप अपने आंसर्स में लिखते हो, बहुत अच्छे आंसर्स यू विल बी एबल टू क्रिएट। इसके अलावा आपकी एक और बुक होती है जो ह्यूमन ज्योग्राफी में आपकी हेल्प करती है, साथ ही इकोनॉमी में भी हेल्प करती है। दैट इज़ योर इंडिया। इंडिया 2023 आई है अब की बार तो, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड पब्लिशिंग। उन्हीं की पब्लिकेशन लेना, मनोरमा वगैरह मत लेना। इस बुक को बहुत ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो मोस्टली आपके जो वो इंडस्ट्री, लेबर, लैंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी यानी ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमी के सेक्शन से तो क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आ जाओ एनवायरनमेंट पे। अगेन कोई रिस्क नहीं लेना है एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरनमेंट में से आराम से आपके 15-20 क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो इसके अंदर भी बेसिक और करंट दोनों समझने हैं। बेसिक का मतलब क्या है? नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, रियो दी जेनेरियो में क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये साइट्स के अपेंडिक्स क्या है, ये टाइगर रिजर्व बनने क्यों शुरू हुए, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। ये सब आपके बेसिक्स हैं। और इसके साथ साथ और भी बेसिक समझने के लिए आपको
बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो जनरली व्हाट वी डू इज़ वी गो थ्रू साइंस की बुक्स, 6th 7th 8th, और इसमें जो बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, आपके बायोलॉजी रिलेटेड चैप्टर्स हैं, जैसे आपके डाइवर्सिटी वाले चैप्टर्स हैं, जैसे आपके बेसिकली जो भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड चैप्टर है, लास्ट में जो वो इन्वायरमेंट वाला चैप्टर होता था, वो वाले चैप्टर्स आप यहाँ से कंप्लीट करो। 9th 10th की बुक में काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको बायोलॉजी के चैप्टर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू गेट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक, PMFIS इज इट। एक एक चैप्टर भी हर दिन करोगे ना, बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स वट एवर हैज़ बिन देयर। थोड़ी सी ऐसा आपको लगेगा बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव है, बट उसको भी सेक्शनल तरीके से पढ़ना होता है। सेक्शनल तरीके से अगर आप PMFIS को पढ़ जाते हो तो बेसिक्स तो आपके कहीं नहीं गए। इसके अलावा वट एवर इज कमिंग इन न्यूज़ पेपर, मेक अ नोट ऑफ इट। अगर आपके टाइगर की बात हुई है, मेक अ नोट ऑफ इट। अगर आपके किसी और पर्टिकुलर जानवर की बात हुई है, मेक अ नोट ऑफ इट। अभी करंटली आपकी कई सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, डायरेक्टली उसके अंदर से UPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया, नगोया प्रोटोकॉल बताइए, नगोया प्रोटोकॉल के अंदर ये क्या होता है, वो क्या होता है, वैसे क्या होता है। तो यू नीड टू नो एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड यू इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट। प्रीलिम्स में अलग से एक पॉइंटर है कि देखो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज तो इंपॉर्टेंट है, और मेंस के अंदर भी है। एक बार ये हो गया, ठीक है। अब CSAT को तो हल्के में लेना ही नहीं है गाइस। पिछले साल तक मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे थे, बट इस साल तो ये कैट लेवल का पेपर आ गया है, और मोस्ट ऑफ द पीपल कुड नॉट सॉल्व मैथ्स। पैसेज आपके इतने घुमाने वाले थे कि आप कितना ही तुक्का लगा लोगे। तो दिस इज द टाइम यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CSAT ऑल्सो। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आप ले सकते हो RS अग्रवाल। इसके अलावा टाटा मैग्रो हिल विल हेल्प यू फॉर दी पैसेजेस इन CSAT। इसकी प्रैक्टिस पूरे साल करते रहना, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। ये क्वालिफाइंग पेपर है। वी स्टार्ट वरिंग अबाउट पेपर 2, माई बैड, वी स्टार्ट वरिंग अबाउट पेपर 1 वे बिफोर पेपर 2। पेपर 2 भी डिफिकल्ट है। नाउ कम टू द मेंस पार्ट। ये तो वो हो गया जो प्रीलिम्स के लिए, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आता है। कुछ ऐसा सेक्शन है आपके सिलेबस का जो मेंस में ज़्यादा काम आता है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा ना, अच्छा इस साल नक्सलिज्म है, अच्छा इस साल माओइज्म है, इस साल ये सब बातें हुई हैं, वो सब बातें हुई हैं, ये सब तो पता ही होना चाहिए। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू रीड मोर, यू कैन गो थ्रू चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। देन वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके पास अर्जुन देव की वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है, जो थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती है कि कॉलोनियलिज्म कैसे शुरू हुआ, इंपीरियलिज्म कैसे शुरू हुआ, अफ्रीका के साथ क्या हुआ, द स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका, कैसे कई सारी कंट्रीज, लैटिन कंट्रीज ऐसे बढ़ गई थी कि ये फ्रेंच कॉलोनी है, ब्रिटिश कॉलोनी है। तो थोड़ा सा आपको इंडियन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स से जोड़ने के लिए दिस बुक इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस। IR के लिए भी बेसिस बनाने के लिए कि हाँ ये दो कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, ये दो कंट्रीज ऐसी थी, अरे इसने इसको एक कॉलोनी बना रखा था। ऐसे केस में यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए करंट अफेयर्स मस्ट। अन अकेडमी की वीडियोस आप देख सकते हो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप डिजास्टर मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले तो डिजास्टर के बारे में जानना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा इग्नू की जो बुक है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। आप उसको पढ़ो, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। जितना मटेरियल आपको चाहिए लिखने के लिए वो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का यहाँ से मिल जाएगा, और समझ भी काफ़ी अच्छी तरह आता है। सेकेंड ARC रिपोर्ट is a must read, guys. Do not miss it out, because if you want to make your answers enriched, you have to read it. एथिक्स के लिए तो आपके पास लेक्सिकन दी ही गई होती है, केस स्टडीज की तैयारी करो, उनको बार बार पढ़ो। इसके अलावा यहाँ पे ये जो फिलोसफिकल पार्ट होता है ना, बुद्धिज्म और जैनिज्म और बुद्धा के कोट्स और जैन्स के कोट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एसेज में भी ये बहुत हेल्प करेंगे। और हमने एससी की बात यहाँ पे नहीं करी है, क्योंकि एससी का पेपर ऑब्वियसली इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर रीडिंग ईच वन ऑफ दिस, यू कैन ऑब्वियसली फॉर्मुलेट अ गुड एससी ऑन फैक्चुअल बेसिस, एट द सेम टाइम ऑन फिलोसफिकल बेसिस। जब इतना हो गया है ना, तो अब एक और चीज़ समझो। सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं, अब आपको ये लिस्ट फॉलो करनी है, करो, नहीं करनी है अपनी बनानी है, अपनी बनाओ। बट जो सोर्सेज आपने, अभी क्या चल रहा है, जून, जो सोर्सेज आपने जून में डिसाइड किया ना, इनसे भटक के लास्ट में ये मत कहना कि अब तो हम ये करेंगे। जो सोर्स आपने डिसाइड किया है, डू इट 1 टाइम, रिवाइज इट ट्वाइस, देन गो अगेन थ्राइस। आइडिया ये नहीं है कि उन 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस हमें आने चाहिए। आइडिया ये है कि अगर इन 100 में से मैं 60 कर रही हूँ, तो एटलीस्ट मुझे 50 का तो अंदाज़ा होना चाहिए कि ये तो पक्का पक्का सही है। एंड दैट हैपन्स विद रिविजन, नॉट बाय डाइवर्सिफिकेशन। इतने सोर्सेज लेने ही नहीं हैं जो आपको हेल्प ही ना कर सके, राइट। तो इसके अंदर द आइडिया वाज कि जितनी भी बुक्स आपके पास हैं, वो आपके पास एक कैटलॉग में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, अच्छा इसको मैंने 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया। 3 बार पे जाके आपका रिविजन खत्म होता है। उसके बाद यू रिवाइज इट एकदम से ऐसे जल्दी जल्दी। बट यू नीड टू रिमेंबर, एक बार अगर कैटलॉग बना लिया उसको चेंज मत करना।
लास्ट में जाके जो प्रीलिम से 1 महीना पहले बचेगा ना, कंसोलिडेटेड होने चाहिए तुम्हारे पास नोट्स. यू कैन नॉट गो अबाउट इट लाइक कि हाँ ठीक है, अब मैंने नोट्स चेंज कर दिए, इसको भी एक बार पढ़ लिया, इसको भी एक बार पढ़ लिया, इसको भी एक बार पढ़ लिया. नहीं, whatever you are reading, read it twice, thrice, 4 times, 5 times. That is the way to go about it. Whatever you are reading, you are supposed to remember it. Diversify mat karo. So that was all about it, guys. The sources. In case you have any specific doubts, let me know in the comment section. I'll try and answer them. Thank you so much.